Okay, so hello bachon, this is Abhishek sir from Moti Commerce Academy and here we again with another important questions of statistics. देखिए 30 important question आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए जा चुके हैं, है ना। ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको बोला था कि टोटल 60 क्वेश्चंस मैं अवेलेबल कराऊंगा। वो 60 क्वेश्चन को आप करके चले जाइएगा, आपका पूरा 1 सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे, है ना। बच्चे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि सर सेकंड वीडियो लाइए, सेकंड वीडियो आज अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, साथ में मैं ये भी बता दूं कि मैंने आपको शेड्यूल दिया था 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, है ना। 3 बजे 1 सेंटेंस का आपको वीडियो अवेलेबल होने वाला था, 4 बजे शेयर कैपिटल, 5 बजे शेयर कैपिटल। तो ये सारे वीडियो आपको लिस्ट से मिलेंगे। ये वीडियो के 1 घंटे बाद आपको दूसरा भी वीडियो अवेलेबल होगा। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, जो बच्चे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में एडेड नहीं है अभी तक, वो इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको वहां से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 सेंटेंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। एंड आई अश्योर यू कि पूरे मार्क्स आप अच्छी तरीके से, स्टैटिस्टिक्स को लेकर डरना मत, है ना। जितने मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूं ना, बस उसको अच्छी तरीके से करते जाओ, पूरी तरीके से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डिफाइन बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स होता क्या है? देखिए पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं बर्नौली ट्रायल्स के बारे में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है अभी देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कोइन है, ठीक है। तो एक कोइन को उछालूं, मैं पहली बार उछाला तो हेड एंड टेल आया, हेड या तो टेल, ये दोनों में से कोई प्रोबेबिलिटी आने का, है ना। अगर मैं अगली बार भी उछालूं, मान लीजिए पहले में मेरे को हेड आ गया, तो क्या अगली बार में हेड आने के चांसेस का प्रोबेबिलिटी कम है क्या? नहीं, अगले बार में भी क्या होगा कि हेड और टेल आने के चांसेस आधा आधा ही रहेंगे। तीसरी बार भी उछालूंगा तो हेड और टेल आने के चांसेस कैसे होंगे? आधा आधा। तो देखो मैं ये पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा देता हूं। देखो लिखा है, सपोज डाइकोटोमस रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज 2 आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। यहां तक ध्यान दीजिएगा, है ना। बर्नौली ट्रायल्स वर्ड ही यहां से आता है कि ऐसे कोई चीज जिसका कितना रिजल्ट हो सकता है? 2 रिजल्ट हो सकता है ना। जैसे मैं आपको बोला कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं, तो आप बोलते हो यस या नो, 2 चांसेस होते हैं, है ना। एक कोइन उछाला, हेड या टेल, ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके कितने चांसेस है आने के, जितने पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 2, है ना। डाइकोटोमस वर्ड का मतलब ही यही होता है जिसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए यहां पे लिखा है, वापस देखिए, सपोज डाइकोटोमस रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज 2 आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। ओके, आगे बढ़ेंगे। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स, कितने भी बार मैं उछालते रहूं n टाइम्स, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। हर बार सक्सेस आने के चांस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। जैसे मेरे को मान लीजिए हेड चाहिए, तो इस बार उछाल रहा है तो हेड और टेल आने के चांस आधा आधा ही है। अगले बार उछाल रहा है, हेड और टेल चांसेस आधा आधा। मान लीजिए 10 बार हेड आ गया, तो 11वीं बार में क्या कंफर्म है कि टेल ही आएगा क्या? नहीं, उसमें भी हेड और टेल आने के चांस कैसे हैं? आधा आधा ही है ना। इज नोन एज बर्नौली ट्रायल्स। लाइन को ध्यान से समझेंगे ना तो मजा आएगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म वेरिएशन? अच्छा, 4 टाइप के कंपोनेंट थे, आपको याद होगा, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट, रैंडम कंपोनेंट, और एक था लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ट्रेंड, है ना। ये इकलौता है जो लॉन्ग टर्म वेरिएशंस बताता है। बाकी जो ये 3 कंपोनेंट है, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट एंड रैंडम कंपोनेंट, ये तीनों क्या बताता है हमको? शॉर्ट टर्म वेरिएशन, शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस आया वो बताता है। आगे बढ़ेंगे। राइट द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है? ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में से है, तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, माइनस p अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ p। अच्छे से याद करके जाइएगा, इसका क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्रेस 0.09 नेबरहुड ऑफ 0 इन इंटरवल फॉर्म। अच्छा, इंटरवल फॉर्म कैसा होता है सर? इंटरवल फॉर्म का फॉर्मेट मैं यहां पे इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में पूछता है, बस ये वैल्यूज अलग हो जाते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं भाई इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म हमारा कुछ ऐसा होता है, a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, ये हमारा होता है इंटरवल फॉर्म। देखिए लिखा है, एक्सप्रेस 0.09 नेबरहुड ऑफ 0। ये जो ऑफ नेबरहुड ये है ना, ये हमारा, ये जो ऑफ के बाद जो वैल्यू रहता है ये हमारा होता है a, और ये जो वैल्यू रहता है वो हमारा क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज डेल्टा, है ना। ओके, a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, वैल्यू रख लो, 0 माइनस 0.09 कॉमा 0 प्लस 0.09। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.09
और इधर हो जाएगा 0.09। आई होप कि लॉजिक क्लियर है। कई बार यहाँ पे वैल्यू आपको 3 दे देगा, यहाँ पे 0.5 दे देगा, कुछ भी दे दे भाई, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस मेरे को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रहना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का इन शॉर्ट मतलब याद रखिएगा, वो वेरिएबल जो काउंटेबल है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक्स सर्टेन वैल्यूज और अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है? जो काउंटेबल है, जो फिक्स है, सर्टेन है ना। इसमें अनकाउंटेबल वैल्यूज नहीं कंसिडर किए जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो एग्जांपल में आप यहां पे मेंशन कर सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, है ना, ये आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज एन एरर इन कॉन्टेक्स्ट विद द रिग्रेशन लाइन? भाई रिग्रेशन लाइन में एरर का मतलब क्या? हम जानते हैं ना एरर का मतलब क्या, E इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप। इसी को सेंटेंस में फॉर्म करेगा, देखो द डिफरेंस, देखिए द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड होता है y को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। y कैप जो आता है वो हमारा एस्टिमेशन रहता है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड एरर इन द एस्टिमेट। फॉर्मेट क्या है? E इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप। आगे बढ़ेंगे। मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल। सिमेट्री का मतलब क्या होता है भाई? ऐसा जगह जहां से दो पार्ट में चीजें बढ़ती है ना। तो देखो मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 7। मीन दिया हुआ है 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर n। तो n का वैल्यू बताओ कितना होगा। देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, आपको सिर्फ यही लिखना है, मीन दिया है तो मीन लिख देंगे। मीन बोलेंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाता है? np, है ना। लिखेंगे np इज इक्वल टू क्या गिवन है? 7 बराबर। सिमेट्री है मतलब आधा, p आधा, q आधा, है ना। p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है ना सिमेट्रिकल। ओके तो np इज इक्वल टू 7। सिमेट्री के कारण p इज इक्वल टू 1/2 और q इज इक्वल टू 1/2। मतलब p का वैल्यू तो हमको इनडायरेक्टली पता है 1/2 होगा, है ना। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इधर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे आपको मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू यहाँ पे 10 भी दे सकता था, 8 भी दे सकता, कुछ भी क्वेश्चन बने, आप ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से प्रैक्टिस करके जाइएगा। बढ़ेंगे आगे। व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन? किसी भी फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? तो स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहां डेरिवेटिव फंक्शन का क्या हो जाता है? 0। याद रखना, वेयर डेरिवेटिव इज 0। ध्यान में रहेगा चीजें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा है व्हाट इज इंप्लिसिट वेट, है ना। वेट के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, जब हम वीडियो नंबर 1 कर रहे थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसमें हम पढ़े थे वेट क्या होता है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज इंप्लिसिट वेट। दो टाइप का वेट होता है, एक होता है इंप्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, है ना। तो एक्सप्लिसिट वेट के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंप्लिसिट का मीनिंग बता देता हूं। दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड। एक्सप्लिसिट जो है वो डायरेक्ट मेथड है, लेकिन इंप्लिसिट कैसा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड, है ना। दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट्स, है ना। वेट इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू दिया जाता है इनको, एज पर नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ द आइटम सेलेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। जब हम इंडेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, इंडेक्स नंबर का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम उनको वेट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंप्लिसिट वेट। लेकिन एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है? जो डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम वेट प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट वेट, है ना। इसमें दो मेथड आते हैं एक्सप्लिसिट के, दो याद रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड एक आता है फैमिली बजट मेथड। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक्सप्लिसिट मेथड में कौन से वो दो तरीका है जिसके थ्रू क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाता है। तो याद रखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड, है ना, वो एक्सप्लिसिट मेथड का है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट विल बी द साइन ऑफ आर इफ द वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस इज नेगेटिव। अगर कोवेरिएंस का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो बताओ आर कैसा होगा? तो आर का भी वैल्यू क्या आएगा? हमारा
नेगेटिव में ही आएगा। अगर कोवेरिएंस हमारा नेगेटिव है तो हमारा आर का भी वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान में रखेंगे। द एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 20। अच्छा, एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है सर? एक्सट्रीम क्वार्टाइल का मतलब होता है Q1 और Q3 की बात हो रही है ना। एक्सट्रीम क्वार्टाइल इधर से सबसे राइट। ओके, द एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 30। ये क्वेश्चन में हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है। बोला है कि फाइंड मीन। अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि अगर Q1 Q3 दिया है तो मीन कैसे निकलता है। मीन का फॉर्मूला बन जाता है Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। याद रखेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, मतलब 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन में ही आधा आंसर छुपा होता है। अगर आप प्रैक्टिस पहले से कर लिए होते तो शायद आपको ये पता होता, नहीं पता है तो आज पता चल गया। नेक्स्ट इज गिव द नेम ऑफ मेथड। वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू रिग्रेशन लाइन का बेस्ट फिटेड हम पता कर सकते हैं? तो वो है लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड रिग्रेशन लाइन चैप्टर में आप लिस्ट स्क्वायर मेथड जो फॉलो करते हो वो बेस्ट मेथड कहलाता है। ओके, स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उस पे कोई भी यूनिट का यूज नहीं होता है स्टैंडर्ड स्कोर में, बिल्कुल नहीं होता है भाई, ट्रू है ये बात। ये स्टेटमेंट बोल रहा है स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट। उस पे वो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, बोलेंगे यस, ट्रू है ये बात। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, आपको बहुत बार पूछा गया है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और भी एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, शायद इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन का पूछा जाता है, उसको भी बात कर लेंगे अपन आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। आपको एक मार्क में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन पे भी ध्यान लगाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन कराने के साथ साथ है ना, आपको एक और चीज बताऊंगा, उस पे भी आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए लिखा है इफ लिमिट x टेंड्स टू -1। यहाँ पे देखिए मैंने रेड मार्कर को यूज किया है ताकि हाईलाइट हो, है ना, -1। लिमिट x टेंड्स टू -1, फिर ये आपको एक फंक्शन दिया गया, एक वैल्यू दिया गया, देन बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, 4 x का वैल्यू क्या रखने बोला है, -1, है ना, प्लस k इज इक्वल टू 6। है सिंपल, लेकिन अगर आपको नहीं आएगा ना तो यही चीज टफ लगने लगता है। ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस k इज इक्वल टू 6, बराबर। ये इधर आ जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, 6 प्लस 4, दैट मीन्स k का वैल्यू हमारा आ गया 10। आई होप लॉजिक क्लियर है। कई बार है ना आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप यहां ध्यान दीजिएगा, है ना। लिख देगा आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 2, जो भी लिख दे, लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना। और यहां पे आपको फंक्शन दे देगा कि भाई इसका वैल्यू बताओ कि क्या आएगा। तो भाई x जब है ही नहीं है हमारे पास, तो x का, जैसे इसमें x था तो हमने x का वैल्यू पुट कर दिया, अब इसमें x का वैल्यू है ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, जो वैल्यू गिवन होगा, है ना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगा वही बन जाएगा हमारा क्या आंसर बनेगा। ध्यान देना है, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे 20 दिया होता तो 20 आंसर बनता लिमिट के केस में, याद रहेगा आपको। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे 20 दिया होता तो 20, जो भी है बस जो कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा वही हमारा आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, म्यू इज इक्वल टू 11, Q1 इज इक्वल टू 3, फाइंड Q3। अब भी जस्ट किए यार, म्यू का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, बराबर, यही कुछ होता है। म्यू के जगह पे म्यू का वैल्यू रखेंगे, 11 इज इक्वल टू, Q3 का तो वैल्यू नहीं पता हमको, लेकिन Q1 का वैल्यू हमको पता है, क्या है 3, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, बराबर चल रहे हैं यहां तक। अच्छा 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 22 इज इक्वल टू Q3 प्लस 3, है ना। तो 3 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस, तो 22 में से 3 जाएगा तो कितना, 19। Q3 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 19। एकदम बिंदास रहेंगे, सिंपल तरीके से अपन सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है, इफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड इन अ स्कैटर डायग्राम। जब हम लीनियर क्या नाम है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट चैप्टर हम करते हैं ना, तो अगर सारे पॉइंट्स स्कैटर डायग्राम के एक सिंगल लाइन पे प्लॉट किए हुए हों, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, अगर सारे वैल्यूज आपको एक सिंगल लाइन पे प्लॉट किया गया हो तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर,
है ना। तो आर का वैल्यू क्या होगा? देखिए जब ऐसा कुछ होता है ना कि सिंगल लाइन पे प्लॉट किया गया होता है तो उसको अपन बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव या तो परफेक्टली नेगेटिव, क्योंकि एक सिंगल लाइन पे है ना, तो या तो वो परफेक्टली पॉजिटिव होगा या तो वो परफेक्टली नेगेटिव होगा। तो इसका वैल्यू हमेशा या तो -1 होगा या तो +1 होगा। देखिए -1 और +1, आर का वैल्यू हमेशा -1 या तो +1। आई होप पॉइंट क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पेट्रोल इज ₹100। फंस गया। इंडेक्स नंबर कभी भी यूनिट के साथ नहीं हो सकता। यहां पे लिखा रहता द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पेट्रोल इज 100, ₹100 नहीं, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है भाई, यहां पे मिस्टेक है, फॉल्स है ना। यहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि बिकॉज इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम यूनिट, यूनिट यूज नहीं होता है इसमें। इंडेक्स नंबर फाइंड करते टाइम पे हम यूनिट को कंसिडर नहीं करते। ओके, आगे बढ़ेंगे। विच कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट? ऐसा कौन सा कंपोनेंट है भाई, वो 4 कंपोनेंट जो है ना हमारा, उसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसको प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता? तो कौन सा कंपोनेंट है? रैंडम, या तो इसका दूसरा नाम क्या है? इर्रेगुलर कंपोनेंट, है ना। रैंडम और इर्रेगुलर कंपोनेंट, नाम याद रख लीजिएगा, रैंडम और इर्रेगुलर कंपोनेंट। ओके, 18 क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन बचे हैं। बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा स्पीड करेंगे। वीडियो कितने मिनट का हो चुका है? 15 मिनट का हो चुका है। चलिए थोड़ा स्पीड करेंगे। ऑन व्हाट डज द साइन आर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स, है ना। आर का जो वैल्यू आता है वो साइन किस चीज पे डिपेंड करता है? तो आर का साइन डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल। अभी देखिए 2 वेरिएबल होता है, क्या क्या वेरिएबल होता है भाई? x y। अगर x में चीजें इंक्रीज हो रही है तो y में भी चीजें इंक्रीज हो रही है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव, है ना। लेकिन अगर x बढ़ रहा है y घट रहा है तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? नेगेटिव। और x के बढ़ने या घटने से y पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। ठीक है, 3 टाइप का कोरिलेशन। तो याद रखिएगा कि भाई साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल, क्या डायरेक्शन फॉलो हो रहा है उसमें। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड, कौन सा मेथड ट्रेंड फाइंड करने के लिए इज बेस्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशन। जो शॉर्ट टर्म में बहुत सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ट्रेंड याद रखिएगा, ट्रेंड पूछा है ना, कौन सा ट्रेंड का सबसे अच्छा मेथड है जो कि शॉर्ट टर्म वेरिएशन का इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है इंडिपेंडेंट है किस चीज से? चेंज ऑफ ऑरिजिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लेंगे। आगे बढ़ेंगे। फाइंड एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट फॉर द फंक्शन। अच्छा, एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? डेरिवेटिव निकालने बोल रहा है ना। मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि y दिया रहता है तो dy अपॉन dx करके बोलेगा डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, अगर फंक्शन ऑफ x दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, किसका डेरिवेटिव निकालने बोला है देख लेते हैं। फाइंड डेरिवेटिव फॉर द फंक्शन 21। ये रहा फंक्शन। भाई डेरिवेटिव किसी भी सिंगल नंबर का है ना, 0 बन जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? 0। लिमिट नहीं है, लिमिट में तो कोई नंबर रहता है तो x का वैल्यू नहीं मिलता, इसलिए सेम आंसर आ जाता है ना। लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है, उसका वैल्यू क्या बन जाता है? 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 0। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 4। ये क्वेश्चन दिया है ना। ये क्वेश्चन का बोला है कि भाई वैल्यू निकाल के दो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी लिमिट चैप्टर कराते टाइम बता दिया है। x का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 अपॉन x माइनस 3। हम कुछ इस फॉर्मेट में लाने का ट्राई करते हैं, और ये इसलिए लाने का ट्राई करते हैं क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। अगर इस फॉर्मेट में आ जाता है तो चीजें आसान हो जाती है। इसका सिंपल सा n a n माइनस 1 इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो 3 का पावर 4 बार करेंगे ना तो 81 आ जाएगा। और देखिए यही फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? n, दैट मीन्स 4a। a के जगह पे क्या है हमारे पास? 3। n माइनस 1, दैट मीन्स 4 माइनस 1 3। 4 इंटू 3 3 9 3 27। ये जो भी आंसर बनेगा वो आपका आंसर बन जाएगा 23 का। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें ही नहीं, आपको सेक्शन सी में भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको, है ना। सेक्शन सी, सेक्शन डी शायद, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए सर बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे
for the two events A and B, दो इवेंट A and B in the sample space A intersection B is equal to null, उसको phi भी बोलते हैं, null भी बोलते हैं, मतलब A और B के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एंड A यूनियन B इज इक्वल टू U, और A और B को टोटल मिला दिया जाए तो वही क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस। देन स्टेट द वैल्यूज ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड P ऑफ A यूनियन B। तो बताओ कि भाई इसके क्या वैल्यूज होंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई। वैल्यू की बात करोगे तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0, है ना, A और B के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और दूसरा क्या बोला था, A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो रहा था, U, मतलब सैंपल स्पेस टोटल। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1, है ना, प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू कितना होता है, 1, यूनियन U सैंपल स्पेस, है ना, यहां U तो यहां 1। ओके, बढ़ेंगे आगे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। भाई फिक्स्ड बेस मेथड और चेन बेस में मेन डिफरेंस क्या है, तो फिक्स्ड बेस मेथड में हमेशा जो बेस ईयर, जैसे इंडेक्स नंबर फाइंड करते हो तो आप P1 अपॉन P0 इंटू 100 करते हो, है ना, ये करंट ईयर, और ये जो पॉइंट होता है ये बेस ईयर होता है। तो बेस ईयर लेते टाइम पे फिक्स बेस मेथड का जब हम यूज करते हैं तो बेस ईयर हमेशा एक फिक्स ईयर को हम कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, लेकिन चेन बेस मेथड में क्या होता है ना, हम प्रीसीडिंग ईयर का वैल्यू को लेके सॉल्व करते हैं। देखिए इन फिक्स बेस मेथड a fixed year is taken as the base year, a fixed year is taken as the base year, and in chain based method preceding year taken as the base year, मतलब पिछला साल। जैसे मैं 2007 का निकाल रहा हूं तो 2006 का वैल्यू हमारे लिए क्या कहलाएगा, बेस ईयर। अगर 2008 का मैं सॉल्व कर रहा हूं इंडेक्स नंबर तो 2007 क्या बन जाएगा मेरा, बेस ईयर। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर इफ अ सैंपल पॉइंट इज ऑन द फिटेड लाइन। लो, फिटेड लाइन पे सैंपल पॉइंट है तो क्या टेंशन, एरर तो 0 हो जाएगा ना, एरर होने का चांस ही नहीं है ना। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग वन बैलेंस डाइस एंड अ बैलेंस कॉइन साइमल्टेनियसली। देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक बैलेंस डाइस समझते होंगे आप लोग, है ना, जिस पे 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 रहता है, और एक जो कॉइन होता है उस पे हेड टेल आने के चांस होते हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर उसको मैं फेंकूं तो उसके क्या सैंपल स्पेस होंगे, मतलब टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ऐसा बोलोगे, सर इधर हेड आ गया इसमें 5 आ जाएगा, नहीं सर इसमें हेड आ गया इसमें 2 भी तो आ सकता है, इसमें हेड आ गया इसमें 4 भी तो आ सकता है ना। तो दो चीज जब हम फेंक रहे हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ तो चांसेस बनेंगे। तो देखिए दोनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं, हेड के साथ और टेल के साथ। हेड के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 1 आ सकता है। हेड के साथ 2 आ सकता है तो टेल के भी साथ 2 आ सकता है। हेड के साथ 3 आ सकता है तो टेल के भी साथ 3 आ सकता है। हेड 4 T4, हेड 5 T5, हेड 6 T6, और कोई पॉसिबिलिटी होंगी तो बताना। ये मेरा बन जाएगा सैंपल स्पेस, U का वैल्यू ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गए हमारे 27 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बच्चों देखो 28 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। व्हाट आर द कांस्टेंट्स A and B in the regression line y cap is equal to a plus bx। y cap का जो फॉर्मूला देखते हो तो यहाँ पे A और B देखने को मिलता है, ये दोनों कांस्टेंट हैं क्या, है ना। तो A जो है इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन है और B जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। ध्यान में रखना, A क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, एंड B क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसका आप नोट्स बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। नंबर आपको नहीं पता लिख लो भाई 3053623, यहाँ पे आप आंसर करके व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मैं उसको चैनल में अपडेट कर दूंगा, कुछ काम आप भी करो, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे सेक्शन सी का, जो और भी जो वीडियो अवेलेबल करना बाकी था स्टैटिस्टिक्स का वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। जरूरी होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा, मुझे पता है आप लोग को नेसेसरी होगा वो वाले क्वेश्चन। सेक्शन सी का मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अवेलेबल कराए हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हूं, बट ये भी क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। देखिए कैसा हो जाता है ना, 30 से 32 मार्क का अगर थियरी आने वाला है स्टैट्स में इंक्लूडिंग 1 सेंटेंस, तो भाई इंपॉर्टेंट बनता है ना, तो उसको स्किप नहीं कर सकते। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।